तो सामान्य विज्ञान एक व्यापक विषय वस्तु है। आईएएस और यूपीपीसीएस एग्जाम में सामान्य विज्ञान से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में आमतौर पे 3 सेक्शन है आपके। पहला है आपका बायोलॉजी का टॉपिक, जीव विज्ञान का टॉपिक, साथ ही आपका है भौतिक विज्ञान और तीसरा है रसायन विज्ञान। जिनमें से जो जीव विज्ञान है और आपका भौतिक विज्ञान है यानी बायोलॉजी और फिजिक्स, ये दो से टॉपिक बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये दो तो आपको मुख्यतः फोकस करना है। इसके अतिरिक्त आपका एक सेक्शन और है जो अनुप्रयोगिक विज्ञान है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वर्तमान में मानव के जीवन को सुलभ करने के लिए विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो आपका अंतरिक्ष क्षेत्र हो, चाहे वो रोबोटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। अभी हाल फिलहाल में जैसे कोविड-19 वायरस था तो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी रिसर्च हुई है, वायरस के टीके को लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है या रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस रिसर्च है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो आए दिन आपका करंट में भी बने रहते हैं। आए दिन इनको लेकर एक व्यापक रिसर्च भी चल रही है। तो यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन विज्ञान से आते ही आते हैं, साइंस टेक और सामान्य विज्ञान से। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आप सभी को विज्ञान के बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपके, अब देखो विज्ञान एक व्यापक विषय वस्तु है, लेकिन मैं आपको वो टॉपिक जो कि कई बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में यदि बायोलॉजी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे वर्गीकी का टॉपिक है, या फिर जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पे बहुत सारे उत्पादों को लेकर के रिसर्च कार्य होता है, या फिर व्यापार होता है, या फिर उसको लेकर एक इंडस्ट्री डेवलप है, पालन को लेकर के बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्नों का यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ संकलन लेकर के आया हूं। ये सारे वो प्रश्न होंगे जो कि आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारी जीव विज्ञान में शब्दावलियां होती हैं, उससे संबंधित बहुत सारे उत्पाद होते हैं। जैसे एपीकल्चर है, एपीकल्चर किसे कहते हैं, एवीकल्चर किसे कहते हैं, एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, एल्गा कल्चर किसे कहते हैं, पिसीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर क्या है, स्पंजीकल्चर क्या है, फ्लोरीकल्चर क्या है, ओलेरीकल्चर क्या है, अर्बोरीकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके शब्दावलियों से भी आपसे पूछे जाते हैं। पोमोलॉजी क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, और ओस्ट्रीकल्चर क्या है, हेलीकल्चर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे मल्टीपल पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को जीव विज्ञान के वो प्रश्न जो कि हमेशा पूछे जाते हैं उनको याद करवाने का प्रयास करूंगा। मेरे इस सेशन में आप सभी को सहभागिता लेनी है। आपके सामने मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, कभी भी पूछे गए, पिछले 30 साल के प्रश्न है, उन क्वेश्चंस को आपको उनका रिप्लाई देना है, उनका जवाब देना है, और इसके बाद मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा भी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आने वाले समय में संभावना भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा। तो आज के सेशन से सामान्य विज्ञान प्रारंभ करेंगे। जीव विज्ञान की विषय वस्तु को मैं प्राथमिकता दूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। जीव विज्ञान में पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल में ले चलेंगे। जीव विज्ञान के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाऊंगा। तो ये सेशन में मेरे साथ चीजों को याद करते जाना है, मैं आपको याद करवाता चला जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर मैं आप लोगों का बढ़ाऊंगा। बहुत आसान है। जीव विज्ञान है ना, बायोलॉजी जो आपका है, इसकी जो ब्रांचेस हैं जिसमें से आपका बॉटनी और जूलॉजी है ना, इनमें से जंतु विज्ञान जो है बहुत सिंपल है कि इसमें से किसका अध्ययन किया जाता है। तो बस ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जूलॉजी क्या है, किसके अंतर्गत किसको जो है किसका अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान के फादर कौन है ना। तो इससे मैं बेसिक आपको चीजें बता पाऊंगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत इजी है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का करता है, केवल वनस्पति का करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी केवल लगा हो ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। जहां पे आयोग एक्सट्रीम लेवल की बात करता है, मैं इससे पहले यही बात कह रहा था, जहां पे बहुत केवल लगा हो, है ना, ये क्या कह रहा है, ये मतलब एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा है।
ये बहुत पॉसिबिलिटी कम होती है ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन की सही होने की, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही है, आप में से अधिकांश लोग बता रहे हैं कि जीवित और मृत जानवर दोनों का, ठीक है। तो जो चूंकि यहाँ पे जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का ही या जानवरों का ही, जो एनिमल्स हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन में वनस्पति भी लिखा हुआ था, है ना, वनस्पति नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए बॉटनी है, अलग है। तो यहाँ पे जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जो जनक है, इसके फादर है, फादर ऑफ जूलॉजी, इनका नाम है अरस्तु। अरस्तु महोदय के बारे में जानते हैं, बड़े फिलोसफर थे, सिकंदर के गुरु भी थे, है ना। अरस्तु महोदय जो आपके हैं, इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान बायोलॉजी या जीव विज्ञान की एक प्रमुख ब्रांच है ना। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और थियोफ्रॉक्टस जो है वो आपके बॉटनी के जनक हैं या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं जिसके अंतर्गत आप सभी को मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है, उम्मीद है आपको दिखेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है। ये आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर दो सूचियां दी गई हैं, और मैच द फॉलोइंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो सूचियां आपकी दी गई हैं, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, पर एक बार मैं इसको सही से आप लोगों के लिए, ताकि विजिबल हो जाए, उम्मीद है दिख रहा है सभी को। इसको प्रयास करिए इसका आंसर देने का, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ आपको याद करना है, ये ध्यान रखिएगा, सभी लोग याद करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन किससे संबंधित है ना, किसके अध्ययन से क्या संबंधित है। यहां पे ब्रांचेस दी गई हैं जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षी का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, वंशगति का किसके तहत किया जाता है, पर्यावरण का किसके तहत किया जाता है, जीवाश्म का किसके तहत किया जाता है। इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा चलो एक काम करना, पहले आप लोग इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ताकि आप यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। आप ऑप्शन की जगह पे इसको देख लो, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको देखो, मुझे बताओ, फिर इसके बाद मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा। देखो इसमें एक चीज तो बहुत आसान है, इसमें जहां पे पर्यावरण लिखा है, आप लोग इकोलॉजी पढ़ते हो, पर्यावरण एवं परिस्थिति, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पर्यावरण तो आपका इकोलॉजी से जुड़ जाता है, ठीक है। पक्षी की बात करें तो पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं अनिर्थियोलॉजी के अंतर्गत। अनिर्थियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वंशगति का अध्ययन करते हैं हम जेनेटिक्स के अंतर्गत, और जीवाश्म का अध्ययन करते हैं पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अब इन सभी को याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। पक्षी से काफी बार पूछा गया है, तो अनिर्थियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अनर्थियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। याद रखना है आप सभी को, पक्षियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, अनिर्थियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब में पूछा जाता है, सभी पीसीएस में और यूपीएससी में पूछने की सबसे बड़ी संभावना रहती है इन क्वेश्चंस की। फूलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन बताइए सभी लोग। यहां पे डी वाले भी हैं, बी वाले ज्यादा हैं, हाँ काफी लोग बी वाले हैं, कुछ लोग डी वाले हैं। अब देखो इतने मतलब पिंटू टाइप के क्वेश्चन में भी यदि आप कंफ्यूज हो ना, तो फिर आप क्या करोगे ये बताओ। ये सब शब्दावलियां हैं, रटने वाली चीजें हैं, जीव विज्ञान की ब्रांचेस से जुड़ी हुई चीजें हैं। नीरज सिंह जी बेटा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, है ना। निश्चित तौर पे आपके यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई, और किसी भी घर से और किसी के ऊपर से पिता का साया उठना ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील चीज होती है। फिर भी आप किसी तरीके से हौसला बांधिए, अपनी तैयारी के लिए फिर से आगे आइए, और
आने वाले समय पे जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के फोकस करिए। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है, सबसे बड़ी शक्ति ऊपर बैठी है हमारे, वो रेगुलेट कर रही है, वो सब कुछ देख रही है ना। देख रहे हैं, पूरा भारत पूरा विश्व बंद कर दिया उसने, बहुतों को उजाड़ दिया। तो अब थोड़ा सा हिम्मत बांधिए और पढ़ाई शुरू करिए। क्षमा प्रार्थना और इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। जब घर में हमसे बड़ा साया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत कठिन समय होता है ना। फिर भी कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। ठीक है, बी ऑप्शन जितने भी दे रहे हैं, एंथोलॉजी, याद कर लो, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अब यहाँ पे अन्य जो ये शब्द दिए गए, फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों में, फ्रेनोलॉजी आपका मस्तिष्क के विभिन्न भागों में क्रियाशीलता और विक्षिप्तता के अध्ययन को कहते हैं। फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों में, मस्तिष्क के विभिन्न भागों में क्रियाशीलता और विक्षिप्तता को फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन किया जाता है। घास से, एग्रो है ना, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है या घास से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो याद कर लो, फ्रेनोलॉजी से मस्तिष्क से जुड़ी हुई विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, विक्षिप्तता, विक्षिप्तता मतलब कई बार होता है ना, मस्तिष्क में जो है बेहोशी की हालत हो जाती है, या फिर मस्तिष्क के कोई कई अंग ऐसे होते हैं जो क्रियाशील नहीं होते, पैरालाइज हो जाते हैं, है ना। तो ये आपका फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन और एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी से कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप सभी को एंथोलॉजी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोगों ने बताया बहुत बढ़िया था। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत आसान है ये। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएं, इसका आंसर दें। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलकोनोलॉजी। बताइए भाई। आंसर दीजिए सभी लोग, सभी छात्र एक बार आंसर दीजिए इसका। ए वाले हैं, बी वाले हैं यहाँ पे। बेटा करंट अफेयर्स की क्लास एग्जाम इंडिया में, आपका एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल है, आजाद ग्रुप का ही चैनल है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली वीडियो आ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, वहां से करिए। बाकी मास्टर वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यहाँ पर, एक मास्टर वीडियो आपके एग्जाम से पहले भी आने वाला है जस्ट। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स बिल्कुल जबरदस्त वहां पे आपकी करवाई गई है। ठीक है, यहाँ पे ए वाले हैं काफी लोग, सी वाले हैं। सूरज जी कैसे हैं बेटा? आप भी आ गए? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, काफी लोग आंसर दे रहे हैं इसका एंटमोलॉजी। इसका सही आंसर एंटमोलॉजी ही है। अब एक बार समझ लेते हैं कि किसके अंतर्गत किसकी, जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इक्थियोलॉजी है आपका, ये बिल्कुल रट लेना है। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इक्थियोलॉजी से मछलियों की संरचना, उनकी कार्य की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो मछलियों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मछलियों की संरचना से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसका अध्ययन हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके तहत? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, याद कर लेना है। एंटिमोलॉजी, इसके तहत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटिमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटिमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला है आपका पैरासिटोलॉजी।
पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं परजीवियों का। इसके बाद आपका जो अगला है मेल्केनोलॉजी। मेल्केनोलॉजी के अंतर्गत हम मोलस्का और इनके खोलों में, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो खोल में रहते हैं, सेल में रहते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है, उसके अंदर रहते हैं, खासकर ये समुद्री जीव होते हैं। तो जो मोलस्का, मोलस्का का मतलब ये जो खोल में रहने वाले जीव हैं, तो मोलस्का और इनके खोलों में रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं मेल्केनोलॉजी के अंतर्गत। तो अब इसको याद कर लेना है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, है ना। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब क्या है, परजीवियों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी। इसके बाद मेल्केनोलॉजी, इसका अध्ययन मतलब मोलस्का और सेल, जो सेल में रहने वाले जीव हैं उनका अध्ययन। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, बताइए। बहुत आसान है ये। और अभी आप देखते हैं जनगणना होती है आपकी, हर साल जनगणना होती है। तो जनगणना, इसी के अंतर्गत ही आप जनगणना के डेटाबेस को पढ़ते हैं। जनगणना से जुड़े हुए आंकड़ों को आप इसी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। जनगणना से जुड़े आंकड़ों को आप इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बताइए। सी, ये कौन है, बैड स्टार कह रहे हैं सर क्या मैं बिना कुछ खर्च किए आईएएस बन सकता हूं। बेटा देखो, आईएएस बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आज के टाइम पे बहुत पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। आपको बुक्स मंगवा लेनी है, बुक्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी। बुक का मैंने एक वीडियो भी बना के डाला है, पढ़ सकते हैं, तो उन सभी को पढ़िए। जब आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नई चीज़ें आपसे मैनेज हो रही, तब आप किसी संस्थान को ज्वाइन कर लीजिए। आपके डेडिकेशन के ऊपर सब कुछ संभव है। आज के समय पे यूट्यूब पे आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया। आप अपने आज़ाद आईएएस एकेडमी के पूरे यूट्यूब चैनल को देख डालेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। तो ये अब आप लोग के ऊपर है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ें कर रहे हैं। ये कौन है आपके, संदीप पाठक जी। सर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपके नोट्स और विपिन चंद्रा की बुक्स के इनफ है या और बुक पढ़नी पड़ेगी। देखो, यदि आप संस्थान से जुड़े हुए हो, संस्थान में मेरे बनवाए हुए नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, तो साथ में इग्नू का मटेरियल और पढ़ लेना हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, इनफ रहेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विषय जनसंख्या और मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। इजी है, बहुत आसान है ये, जनांकिकी इसका सही आंसर है। तो जो आपके सेंसस का डेटाबेस होता है पूरा का पूरा, इसी के अंतर्गत ही हम उसका पूरा अध्ययन करते हैं। इसको बोलते हैं डेमोग्राफी, है ना। डेमोग्राफी के अंतर्गत ही मानव जनसंख्या, मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान के माध्यम से इसको बोलते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान के माध्यम से सजीव और उसके चारों तरफ के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम मानवीय आवास का अध्ययन करते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका पर्यावरण कैसा है, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं किसके तहत, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद अगला है आपका अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशगति का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी के अंतर्गत। इसके अलावा जननांकिकी या डेमोग्राफी के अंतर्गत इसको जनसांख्यिकी भी कहते हैं। तो मानव जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े, कितना लिंगानुपात है, कितनी साक्षरता दर है,
कितना कि धर्म के आधार पे कितने लोग हैं, जाति के आधार पे कितने लोग हैं, जनघनत्व कितना है, ये विभिन्न आंकड़े इसमें समाहित होते हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, सारी चीजें हम देखते हैं जननांकीय डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो मानव जनसंख्या और मानव जाति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन हम किसके तहत करते हैं, हम जननांकी के अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी, वायरस विज्ञान के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपका, अगेन जो 6वें नंबर पे है यही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है, तो इसका आंसर भी जननांकी ही होगा। ठीक है, तो देखो ये रिपीटेड है, ध्यान रखना है, इस पे गड़बड़ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। अब यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में शायद जानकारी ना हो। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इथनोलॉजी है, इथनोग्राफी है, इथोलॉजी है और इथिक्स है। अब ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो भी जाओगे आप लोग। बताओ भाई इसका आंसर दो। राधा आर्य जी ने सी कहा, बाकी कुछ ए कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। देख लो आप अपने में से ही देख लो कितना कंफ्यूजन है, पता ही नहीं होगा इसको, है ना। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ए है, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के अंतर्गत, इथनोलॉजी के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसके तहत, इथनोलॉजी के अंतर्गत। अगला है इथनोग्राफी। अब देखो यहाँ पे इथनो करके, ये आपका इथनो है, ये आपका इथनो है, दोनों में आप परेशान हो जाएंगे। इथनोलॉजी के अंतर्गत कई कल्चर होते हैं, कई कल्चर के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और जो इथनोग्राफी होता है, इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, एक पर्टिकुलर कल्चर का अध्ययन किया जाता है। तो इथनोग्राफी में एक विशिष्ट संस्कृति है ना, और यहाँ पे कई संस्कृतियां हैं, कई संस्कृतियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, एक विशिष्ट संस्कृति के बीच अध्ययन आपका इथनोग्राफी, इथनोलॉजी, कई संस्कृतियों के बीच। इसको लेकर गड़बड़ाइएगा मत। अगला है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। इथोलॉजी में क्या है, मानव सहित विभिन्न जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं हम इथोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद इथिक्स के बारे में आप जानते ही हैं, इथिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। इथिक्स है नैतिक आचार एवं कर्तव्यों का अध्ययन जो हम करते हैं वो हम इथिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आप इथनोलॉजी, इथनोग्राफी इन सब में गड़बड़ा जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। बताइए। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। अब देखो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, रटना पड़ेगा इन चीजों को, इन चीजों का ऐसा कोई उपाय नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा तभी आपका काम हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका सही आंसर काफी लोग बी दे रहे हैं, काफी लोग डी दे रहे हैं, डी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं। बेटा इसका सही आंसर है बायोनिक्स, ए सही है इसका, किसी का भी जितने लोगों ने बताया सबका गलत है। देखो बायोनिक्स क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य का, जो भी जैविक जगत में कार्य हो रहा है
उस कार्य के गुण पद्धति का अध्ययन और अजैव तंत्र में इसका कैसे प्रयोग होगा, इसको बोलते हैं बायोनिक्स, है ना। यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं, बायोनिक्स। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला शब्द है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको बोलते हैं बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध कैसा है, इसको बायोनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये शब्द अलग है। बायोनिक्स, बायोनिक्स है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धतियों का अध्ययन, बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स कहलाता है आपका जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ कैसा अध्ययन है। अगला है बायोनॉमी। अब ये सब चीजें आप लोग लिख भी सकते हो या 1 से 2 बार इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको याद कर लेना है। बायोनॉमी आपका जीवन के नियमों की बात करता है, लॉज ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के नियमों की बात करता है बायोनॉमी। तो जीवन के नियमों की बात करता है बायोनॉमी। इसके तहत हम जीवों के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। और बायोमेट्री जो आपका है, ये गणित सांख्यिकी तकनीकी के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है बायोमेट्री। ठीक है, तो अब देखो ये चारों शब्द एक जैसे लगते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बायोनोमिक्स आपका जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन है बायोनोमिक्स, और अजैव तंत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम ये देखते हैं। बायोनोमिक्स के द्वारा हम जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसे देखते हैं। बायोनॉमी के द्वारा जीवन के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, और बायोमेट्री के द्वारा गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का क्या अध्ययन होता है, इसको हम पढ़ते हैं बायोमेट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर ए है। चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, यदि आप इनको देख लेंगे तो आपका निश्चित तौर पे गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है बायोलॉजी का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, बताना है आप लोगों को। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, जंतु जीवाश्म का, शैवालों का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। ए, सी, ए वाले हैं, सी वाले हैं यहाँ पे। अब देखो सब गलत हैं, अभी तक के सब गलत हैं, आप चेंज करिए। आप बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जंतु जीवाश्म लिखा है, गलत है। शैवाल गलत है, फफूंदी गलत है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। क्यों, पैलियो वनस्पति शब्द यहाँ पे लगा हुआ है तो जंतु शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो कि लाखों वर्ष पहले बर्फ में, मिट्टी में, पत्थर में, है ना, या फिर किसी तरीके की भूगर्भिक हलचल हो जाने के कारण से, टेक्टोनिक घटना हो जाने के कारण से, प्राकृतिक घटना हो जाने के कारण से, किसी आपदा के कारण से लाखों वर्षों से नीचे दब गए हैं, है ना, और पत्थरों के चट्टानों में इनके छाप मिलते हैं। तो ऐसे जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जीव जो आपके पादप जीवाश्म है, पैलियो वनस्पति के द्वारा पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एक पर्सन थे डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी के जनक कौन है, डॉक्टर बीरबल साहनी। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो पैलियो वनस्पति से अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्म का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बायोलॉजी की पूरी प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके साथ लगातार लेकर के चलूंगा। बायो के हर एक सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग 2 से 3 बार इसको देखिएगा। जितने भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ इनको बिल्कुल याद करते जाइए। मैं एक एक क्वेश्चंस पिछले साल जो पूछे गए हैं वो सब आपके साथ लेकर के आऊँगा, और लगातार हम चीज़ों को देखते चले जाएंगे। आप सभी को ये सारे टॉपिक्स भूलेंगे नहीं यदि आप एक बार और इस पूरे सेशन को देख लेंगे।